Hello students, in the previous lecture we had already discussed about the change in acceleration due to gravity. अगर हम मतलब कि अर्थ की सरफेस से अबव जाते हैं या बिलो जाते हैं तो दोनों ही कंडीशन में हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है ना, दोनों ही कंडीशन में। और दोनों के लिए क्या क्या फॉर्मूला लगेगी वो भी हमने आगे पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम एक नई जो चीज़ आज सीखने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्ड पता है, आपने अर्लियर हमने ये भी डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी अगर बॉडी है उसकी जो पोजीशन होती है वो पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो दैट मीन्स कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। अगर हम कोई भी चीज़ है हमारे पास, कोई भी बॉडी है, मास है, तो अगर हम ऐसे कोई अर्थ की सरफेस से किसी h हाइट पर उसे रख देते हैं तो उस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। किस तरफ लगेगा? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, और उसको हम mg से दिखाते हैं। ग्रेविटी, उसे जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं वो है mg। पता है आपको ये चीज़? ओके। और उसकी वजह से ये जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से अगर आप ये जो बॉडी है वो h हाइट पर कहीं पर है, वहाँ से आप कहीं पर भी ले जाते हैं तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। और जिस तरह उसकी पोजीशन चेंज होगी उस तरह उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि उसकी जो पोजीशन होती है, किसी भी बॉडी की जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग उसके पास जो एनर्जी स्टोर हुई है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। अगर पोजीशन चेंज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। और आपको ये भी पता है कि अगर हम ऐसे बात करें कि अगर यहाँ अर्थ की सरफेस से किसी h1 हाइट पर कोई यहाँ पर m मास रखा हुआ है तो इसका मतलब मैंने आगे भी बताया कि अगर ये जो मैं बोलूँ कि ये जो अर्थ की सरफेस से बहुत ही नज़दीक है, अगर ये जो हमने रखा है, जो चीज़ रखी है हमने, जो बॉडी रखी है वो अर्थ की सरफेस से बहुत ही नियरर है, दैट मीन्स कि g इज़ ऑलमोस्ट 9.8 ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा? mg जितना, टूवर्ड्स द, मैंने बोला सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हम बोलते हैं mgh1 क्योंकि इसकी हाइट h1 है। ठीक है, अगर हम ऐसा करें कि इसको यहाँ से यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ कोई हाइट क्या है इतनी, यहाँ से अर्थ की सरफेस से सपोज h2 हाइट पर ले जाते हैं और h2 भी अर्थ की रेडियस से बहुत ही कम है तो g ऑलमोस्ट कांस्टेंट 9.8 ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बॉडी को यहाँ h1 हाइट से h2 हाइट तक ले जाते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा और जितना हम वर्क करेंगे उतनी उसमें एनर्जी स्टोर होगी, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना यहाँ से हम ये जो बॉडी है वो यहाँ फोर्स लग रहा है और ये जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से अगर हम यहाँ से h1 हाइट से उसे h2 पर ले जाते हैं तो जो वर्क करना पड़ेगा उतनी उसको क्या मिलेगी? एनर्जी, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, और मतलब ये हुआ कि इसकी पोजीशन में जितना चेंज हुआ उतनी उसको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो वर्क डन जितना हुआ उतनी उसको हम एनर्जी मिलेगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आगे बात करूँ तो ये जो वर्क डन है W इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टोटल? h2 माइनस h1, तो डिस्प्लेसमेंट इज h2 माइनस h1। तो इतना यहाँ पर वर्क हुआ है ऐसे हम बोल सकते हैं। और मैं फिर से बताऊंगी आपको कि g इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्योंकि हम अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही इसे लिख सकते हैं। तो ये जो हुआ वो वर्क के बारे में मैंने आपको बताया। याद कीजिए, आप जब ऐसे बोलते थे कि अगर हम अर्थ की सरफेस पर हैं तो हाइट h इज इक्वल टू 0, h अगर 0 लेंगे तो W इज इक्वल टू mgh। तो अगर h इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम 0 लेते थे। अब तक आपने ऐसे पढ़ा हुआ है, लेकिन
हम यहाँ पर ये इस चैप्टर में कुछ बात करेंगे कि सपोज अर्थ की सरफेस पर कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई बॉडी है अगर रखी हुई, तो वहाँ पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो नहीं होगी, कुछ होगी और वो कांस्टेंट होगी। कितनी होगी वो मैं फिर आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास पहले तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी अगर लिखूँ कि अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ h हाइट पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं mgh लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो वर्क हमने किया वो हम हमारे ये जो बॉडी थी उसको कहाँ से कहाँ पर ले गए, 1 से 2 तक ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखी हुई है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ उसकी ऑपोजिट पर हम यहाँ से h1 से h2 उसको ले जा रहे हैं। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसमें जो हम वर्क करते हैं वो हम कहाँ, मतलब इस चीज़ को यहाँ से यहाँ पर ले जाए, इस पाथ पर ले जाए, यहाँ से ऐसे ले जाए और यहाँ से ऐसे ले जाए, किसी भी तरह ले जाए। अगर सपोज W1 वर्क हुआ, यहाँ W2 हुआ और W3 हुआ, तो तीनों में अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सा वर्क ज़्यादा हुआ, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि ये तो तीनों W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 तीनों एक से हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसमें जो हम वर्क करते हैं वो सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो जो लास्ट पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन पर ही वो डिपेंड करता है। किस पाथ से हम उसे ले जा रहे हैं उस पर वो डिपेंड नहीं करता। इसलिए जो वर्क डन होगा वो तीनों कंडीशन में, तीनों ही चीज़ में कैसा होगा, इक्वल ही होगा। मतलब W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, ठीक है। ओके, अब फिर से यहाँ पर आ जाए कि अगर मैं यहाँ पर वर्क लिख रही हूँ किस चीज़ के लिए, कि यहाँ से हम अर्थ की सरफेस से h हाइट पर किसी चीज़ को अगर हम ले जा रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू mgh प्लस यहाँ पर मैं यहाँ W0 जो कांस्टेंट लिख रही हूँ, वेर W0 इज कांस्टेंट। तो W0 जो लिखा है मैंने वो क्या है वो मैं आपको फिर बताती हूँ बाद में। W0 एक्चुअली जो है वो अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी है, अर्थ की सरफेस पर वो पोटेंशियल एनर्जी दिखाता है। तो अगर हम पहले भी हमने जब ये जो हम लेते थे कि अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लेके फिर जब हमारा आंसर लाते थे तो वो गलत था, नहीं था। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ इस चीज़ में मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो थी बॉडी उसको h1 हाइट से हम h2 पर ले गए, तो उसके लिए अगर हम इसी फॉर्मूला से, हमारी ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर वर्क डन है W12 अगर काउंट करें तो W12 इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो W2 यहाँ पर हम उसकी वैल्यू लिखे तो क्या होगी, mgh2 प्लस W0 माइनस W1 क्या होगी, mgh1, हाइट h1 थी इनिशियल इसलिए, और ये माइनस है इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा W0, दैट मीन्स ये कैंसल्ड आउट। मतलब कि आंसर जो हुआ वो यही हुआ। तो ये जो चीज़ थी W0 जो था वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी दिखाता है, और वो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होता है और उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होती है वो सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, तो आपकी ये जो बॉडी है उसकी फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पर ही वो डिपेंड करती है, नहीं कि किस रास्ते से, मतलब किस पाथ से आप उसको ले जा रहे हैं उस पर वो डिपेंड नहीं करती। इसलिए वो आगे भी हमने जो पढ़ा हुआ है वो गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन यहाँ पर जब हम ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ भी कंसिडर करेंगे, क्या W0 मतलब कि अर्थ की सरफेस पर क्या पोटेंशियल एनर्जी है, वो बाद में आपको पता चलेगा वो हम कितनी लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक जितनी बात मैंने बताई वो आपको पता चल गई होगी। फिर से मैं एक बार आपको बोल देती हूँ, मैंने आपको ये बताया कि पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है।
तो अगर बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो हमें कोई चीज़ यहाँ से यहाँ ले जानी है तो उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। फोर्स की वजह से ही वो चीज़ यहाँ से यहाँ जाती है। तो उसका मतलब हुआ कि हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा और जितना वर्क डन होगा उतनी उसमें एनर्जी स्टोर होगी। तो सपोज़ हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ऐसा होता है कि अगर कोई बॉडी है वो किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो उसमें हम कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, तो जितना वर्क डन हुआ है इतनी, तो W = डेल्टा K ऐसे हम लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ रखी है, उसको हम यहाँ ले जा रहे हैं, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है दैट मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, पोजीशन की वजह से उसके पास वो एनर्जी है। तो कितनी यहाँ से यहाँ पर हम कोई चीज़ ले जाते हैं तो उसका मतलब हुआ कि हम जो वर्क करेंगे, जितना वर्क डन होगा उतना उसमें चेंज आएगा, किस चीज़ में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं W = डेल्टा U, क्योंकि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे हमने रखी हुई थी और यहाँ पर भी वो हम ऐसे उसे घुमा नहीं रहे, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो सिर्फ उसकी पोजीशन ही चेंज कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी सिर्फ क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी तो उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। ओके, तो वही चीज़ बताई मैंने आपको कि यहाँ पर जो हम बात करें वो अर्थ की सरफेस से बहुत ही नियरर हमने कोई बॉडी रखी हुई है और H1 हाइट से उसको H2 हाइट पर ले जाते हैं, तो वहाँ पर उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और mg उसे बोल सकते हैं, जो ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट ले सकते हैं क्योंकि g की वैल्यू उतनी चेंज नहीं होती। कब नहीं होती, अगर h बहुत ही कम है कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना, तो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो g ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट ले सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो उसकी वजह से हम H1 से H2 हाइट पर अगर कोई चीज़ ले जाते हैं उसकी पोजीशन में जितना चेंज होगा, तो क्या हमने वर्क कितना किया, तो W12 = क्या बोल सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो हमने फॉर्मूला लगाई तो इतना वर्क डन हुआ ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात करते हैं तो उसमें जो वर्क होता है उसमें वो किसी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसकी कोई वो जो बॉडी है उसकी फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। कहाँ से आप उसको ले जा रहे हैं उस पर वो वर्क जो है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। ओके, फिर मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा वो किस चीज़ के लिए लिखा है, h हाइट पर अगर हम कोई चीज़ ले जाते हैं तो वहाँ पर h हाइट पर अगर है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, W = mgh प्लस इसमें मैंने एक कांस्टेंट रखा हुआ है W0। W0 क्या है, h = 0 हाइट पर इसकी जो वैल्यू है, यहाँ h = 0 रख दीजिए तो W = W0, मतलब कि ये जो W0 है वो अर्थ की सरफेस पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने पहले जो अर्लियर जो हम लेते थे तो अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते थे, अगर हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते थे, तो क्या वो गलत था, नहीं। क्यों नहीं गलत था, क्योंकि अगर हम ये फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं तो भी ये जो वर्क हुआ 1 से 2 पॉइंट पर ले जाने के लिए तो भी वही आंसर आता है, क्योंकि ये W0 कैंसिल आउट होता है। तो मतलब हमारा आंसर गलत नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं हम कि कोई चीज़ अगर अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है तो उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, इसलिए वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू है जो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या डिस्कस किया हुआ है। ओके, यहाँ तक तो चीज़ ठीक थी कि हम अर्थ की सरफेस से बहुत ही नियरर बात कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कि हम कोई भी सर्टेन डिस्टेंस अगर ले r, अर्थ के सेंटर से कोई भी r डिस्टेंस पर अगर हम बात करें तो अगर h बहुत ज़्यादा है r की कंपेयर में, रेडियस ऑफ अर्थ की कंपेयर में जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ,
तो अगर वो ज़्यादा है तो उसका मतलब ये हुआ कि g की वैल्यू चेंज होगी। अगर g की वैल्यू चेंज होगी तो उसका मतलब ये हुआ कि हम जो फोर्स है उसे कांस्टेंट नहीं ले सकते। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हमारी ये अर्थ है, उसका मास जो है वो यहाँ पे उसके सेंटर पे लिख सकते हैं, और यहाँ से r डिस्टेंस पर यहाँ पर मैंने कोई मास m रखा हुआ है, तो ये दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, F = g m/r² लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला से भी आपको पता चलेगा कि अगर r चेंज होगा तो F भी चेंज होगा, है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो वेरिएबल फोर्स है। वो फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। अगर r चेंज होता है तो F भी चेंज होता है, मतलब कि वेरिएबल फोर्स है। और अगर जो फोर्स वेरिएबल है तो उसकी वजह से जो वर्क, अगर हम यहाँ एक मतलब यहाँ कोई r1 पोजीशन पर यहाँ पर कोई बॉडी है, उसको वहाँ से r2 पोजीशन पर ले जाते हैं, r2 इज़ ग्रेटर देन r1, तो r1 से r2 ले जाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करेंगे उसके लिए हम सिर्फ फॉर्मूला वो नहीं ले सकते कि W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते। उसकी वजह आपको पता है, आपने चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है ना, कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो तब हम जो वर्क जो काउंट करते हैं वो कैसे करेंगे। सपोज़ मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास कोई चीज़ है, उसे मैं यहाँ से यहाँ ले जाना चाहती हूँ, ठीक है, इतने डिस्टेंस मुझे यहाँ से यहाँ इतना डिस्प्लेसमेंट उसे करवाना है, तो और पूरे रास्ते में फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो मैं सिंपली कितना वर्क डन हुआ वो कैसे काउंट करूँगी, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स अलग अलग है। सपोज़ मैंने यहाँ से एक बैग उठाई और उसको मैं यहाँ तक ले जाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ से बैग उठाई तो यहाँ तक मैंने सपोज़ जो फोर्स लगाया वो कुछ अलग था। सपोज़ मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, फिर मैंने यहाँ से इतने रास्ते तक वो जो फोर्स था वो सिर्फ 25 लगाया, मैं थक गई सपोज़, तो 25 न्यूटन फोर्स लगाया, फिर यहाँ से यहाँ अलग फोर्स लगाया। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि अगर मुझे वर्क डन कितना हुआ वो फाइंड करना है, तो सिर्फ मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि आंसर मेरा गलत आएगा, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले इतना जो मतलब पूरा रास्ता है सपोज़, तो पहले इतने रास्ते तक आप जो वर्क डन हुआ वो W1 गिन लीजिए। W1 = क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर इतने रास्ते तक जो फोर्स था वो कांस्टेंट था, तो उसके लिए W2 फाइंड कीजिए। ऐसे करते करते यहाँ तक आ जाइए और टोटल जो वर्क डन हुआ वो क्या होगा, इस सारे जो वर्क हुए उनका क्या करना पड़ेगा आपको, सम। सिंपल प्लस करना है क्योंकि वर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, है ना, स्केलर है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको सिर्फ आपको प्लस कर देना है, तो टोटल वर्क आपको मिल जाएगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर R में बहुत कम चेंज करते हैं, जो R जो हम यहाँ से हमारे ये जो चीज़ है यहाँ से इतना ही हम उसको डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, बहुत ही कम, तो R में ज़्यादा चेंज नहीं होता, तब हम फोर्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर जो फोर्स हुई और यहाँ पर हुई उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि R में ज़्यादा चेंज नहीं किया हमने, इसलिए। तो अगर हम ऐसे जो है वो जो बहुत छोटा इतना डिस्प्लेसमेंट करा कर फिर टोटल वर्क अगर हम काउंट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम मैथ्स का रूल लगा सकते हैं कि ये जो पूरा जो सम होगा उसको हम इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं। तो तब हमने वर्क डन की फॉर्मूला ऐसे बनाई थी, इंटीग्रेशन F.dr ऐसे लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर जो है लिमिट कैसे लिखेंगे, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। अगर फोर्स जिस तरफ लग रही है और उसी तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है तो डॉट नहीं लिखे तो cos थीटा = 0 और cos 0 1। उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगाए, क्यों ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्क जो है वो वेरिएबल है। तब वेरिएबल फोर्स जो
फोर्स जो है वो वेरिएबल है और वेरिएबल फोर्स है, तब वर्क डन अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर हम जो बॉडी है वो कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, कोई मास है m, उसे r1 से r2 पोजीशन पर ले जाते हैं और क्या होगी हमारी फॉर्मूला F/dr। F इज फोर्स है, dr इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो है F की वैल्यू लिख दें, F इज इक्वल टू क्या है, G_m_r², है ना। तो इंटू dr, हमें पता है g भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ, और हमारा जो ये जो हम m मास जो ले जा रहे हैं वो भी कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन r1 टू r2, r² नीचे लिखा है उसे ऊपर ले जाए तो r⁻² लिख सकते हैं। आपको इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन के लिए क्या रूल है, इसकी जो पावर है उसमें एक ऐड करना है और नीचे वही पावर लिखनी है, और लिमिट जो है वो है r1 से r2। तो मतलब कि हमारा आंसर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये r⁻² + 1 दैट इज r⁻1 हुआ, और r⁻1 उसे मैं 1/r भी लिख सकती हूँ, और यहाँ पर -2 + 1 मतलब क्या हुआ, -1, तो ये मैंने माइनस लगा दिया। लिमिट है r1 से r2। अकॉर्डिंग टू रूल क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट अगर हम लगाए तो क्या होगा, G_m इंटू अपर लिमिट मतलब -1/r2, फिर माइनस लोअर लिमिट लिखना है, मतलब r की जगह पे r1 लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r1। ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूँ तो W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -G_m इंटू 1/r2 माइनस 1/r1, है ना। तो ये क्या हो गया, कितना हमने वर्क किया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रहा था, और ये जो चीज़ थी यहाँ पर m जो हमारे पास मास था वो यहाँ पर था r1 पोजीशन पर, वहाँ से हम r2 पर अगर ले जाते हैं तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिखी है। तो यही चीज़ हुई यहाँ पर, देखिए ये जो है वो जो लास्ट पोजीशन है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसी फॉर्मूला यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, और हमने यहाँ पर माइनस कॉमन निकाला है। अगर हम ऐसे सोचे कि इनिशियल जो पोजीशन है मतलब जो r1 है वो हम इनफाइनाइट पर ले सकते हैं, तो r1 इज इक्वल टू सपोज हम इनफाइनाइट ले, और वहाँ से जो हमारा जो m मास जो है वो बॉडी जो है पॉइंट मास सपोज, तो वो पॉइंट मास जो है वो उसे हम इनफाइनाइट पोजीशन से यहाँ पर अर्थ पर किसी अर्थ से कोई डिस्टेंस जो है r2 पर हम उसे ले आते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो वर्क डन होता है वो हम कैसे लिख सकते हैं। सपोज हमने ऐसे लिया, लेट r1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट और r2 इज इक्वल टू r, मतलब कि क्या हुआ कि इनिशियल पोजीशन पर कहाँ था वो पॉइंट मास, कहाँ था, इनफाइनाइट पर था, और उसे हम कहाँ पर लेके आ रहे हैं कि अर्थ के सेंटर से किसी r डिस्टेंस पर लेके आ रहे हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम वर्क डन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे -G_m इंटू 1/r हो जाएगा माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट दैट इज 0। तो ये जो है हो गया वो 0 हो गया, मतलब कि हमारा आंसर क्या बचा, W इज इक्वल टू -G_m/r, जहाँ पर r जो डिस्टेंस है वो अर्थ के सेंटर से जो पॉइंट मास है वहाँ तक का डिस्टेंस है वो आप जानते हैं। और यहाँ पर मैं एक W1 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू लिख रही हूँ, जो W1 जो दिखाता है वो इनफाइनाइट जो पोजीशन है वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताता है। W1 क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये फॉर्मूला में W1 के लिए अगर बात करूँ तो r इज इक्वल टू इनफाइनाइट लीजिए, तो इनफाइनाइट लेते हैं तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि W1 क्या होगा, 0, मतलब कि इनफाइनाइट पोजीशन पर जो वर्क होता है वो क्या, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो उसका मतलब आपके पास जो है वो वर्क डन की फॉर्मूला हुई, और वर्क की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या होगी, V इज इक्वल टू हम फॉर्मूला लिख सकते हैं -G_m/r।
तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है कि ये जो हुई पोटेंशियल एनर्जी वो किसकी चीज़ के दोनों के बीच में है, एक है अर्थ और वो दूसरा है पॉइंट मास m, और r दोनों के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, तो अर्थ के सेंटर से लेंगे। तो ऑलवेज ये चीज़ याद रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बिटवीन टू बॉडीज़ होती है। अगर एक का मास 0 है तो वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, आगे भी आपको पता है mgh आप जो लेते थे उसमें भी 2 बॉडीज़ होना ज़रूरी है, एक तो अर्थ थी और दूसरी आपकी जो m मास का पॉइंट, m का जो मास वाला पॉइंट मास था। ठीक है, तो ऐसे हम ये फॉर्मूला की वैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला इसलिए आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि 2 बॉडी होनी ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि अगर कुछ 3 पॉइंट मासेस आपको अगर दिए हुए हैं तो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ होगा। मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर 1, 2 एंड 3 तो 2 सिस्टम, ये जो सिस्टम जो हुई 2 की, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कीजिए और उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अप्लाई करके फिर उसका टोटल लगा दीजिए। मतलब यहाँ पर 3 अगर आपको मास बॉडी मतलब दिए हुए हैं, पॉइंट मासेस दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आप निकालेंगे, तो 1 एंड 2 ये दोनों की एक सिस्टम हो गई। तो ये दोनों के लिए आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, -g m1 m2 अपॉन ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r। ठीक है, फिर 1 और 3 की एक सिस्टम ले लीजिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगी, -g m1 m3 अपॉन r। तो 1 के लिए आपने बात कर ली, फिर आप 2 और 3 की एक बॉडी मतलब सिस्टम ले सकते हैं, तो क्या होगी फॉर्मूला, -g m2 m3 अपॉन उसके बीच का डिस्टेंस r जो भी होगा वो आप ले लेना। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब मैंने ये लिया तो ऐसे मतलब फॉर्मूला बनाई, 1 एंड 2 की सिस्टम बनाई, 1 एंड 3 की बनाई, फिर 2 एंड 3 की सिस्टम बनाई। क्यों मैंने 2 और 1 फिर से नहीं लिया, क्योंकि 1 एंड 2 लीजिए या 2 एंड 1 तो दोनों सेम ही चीज़ है इसलिए। ठीक है, अगर आपको 4 पॉइंट मासेस दिए हुए हैं तो आप कैसे सिस्टम बनाएंगे, तो ऐसे कीजिए आप 1 2 1 3 1 4 इतनी सिस्टम हुई, 1 को कंसीडर करके फिर 2 की बारी, तो 2 3 एंड 2 4। ठीक है, और फिर क्या कौन सी होगी, 3 एंड 4, तो उनके बीच में ये फॉर्मूला लगा दीजिए और उस पर से आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो आपको मैंने बता दिया, फिर मैं अपने हिसाब से कुछ बोल रही हूँ वो आप हमेशा ध्यान में रखना। ये जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका मीनिंग क्या है, आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपके पास कोई सपोज जो है वो यूनिट मास है, यूनिट मास मतलब m = 1 किलोग्राम सपोज, और वो अर्थ जो है उसके सेंटर से कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है और आपको वहाँ से उससे वो यूनिट मास को अर्थ के सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पर लाना है, मतलब कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें लाना है। तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा और जितना आप वर्क करेंगे उतनी उसमें एनर्जी स्टोर होगी, और वो जो एनर्जी स्टोर होती है उसे ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वही चीज़ हुई कि नहीं, आप यहाँ पर वो अप्लाई कीजिए तो आपको पता चलेगा। ये जो वर्क डन हमने काउंट किया और उसको पोटेंशियल एनर्जी हमने जो लिखा है वो किस चीज़ से बना है हमारा आंसर, तो हम पहले R1 मतलब हमारा जो मास जो था पॉइंट मास वो कहाँ पर पड़ा हुआ था, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पड़ा हुआ था, वहाँ से हम कोई r डिस्टेंस पर लाते हैं और उसे लाने के लिए जो हम वर्क करते हैं उतनी ही उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी है वो सेव होगी, कंजर्व होगी, तो उसे ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना कि अगर हम यूनिट मास m = क्या है, यूनिट मास जो अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाते हैं
तो यही फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये आंसर क्या आएगा हमारा -GME/r। और उस कंडीशन में ये जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमने यहाँ पर लिखा है वो पर यूनिट मास उसे हम लिखेंगे। पर यूनिट मास मतलब कि उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा, उसका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा, जूल पर किलोग्राम होगा। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि मैंने क्या फॉर्मूला बनाया, वर्क डन पर यूनिट मास, है ना। तो यूनिट मास को लाने के लिए जो हम वर्क करेंगे तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, जूल पर किलोग्राम। ओके, और वो जो हमने वर्क किया है वो पर यूनिट मास के लिए ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे। और अगर हम m मास को लाते हैं, अगर मास m को लाते हैं तो क्या फॉर्मूला होगी, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, पर यूनिट मास क्या हुआ -GME/r, तो m मास के लिए क्या होगा -GMEm/r, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखना। और इस पर से हमारी टेक्स्ट बुक में ये जो एक दिया हुआ है सम, उसके लिए हम बात करेंगे, वो है 8.3। ये जो हुआ ना -GME/r, उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, और ये जो हुआ वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में इतना ही फर्क है। एक चीज़ को हम सिर्फ पोटेंशियल बोलेंगे, जो अगर हम पर यूनिट मास अगर वो चीज़ काउंट करते हैं तो। मैं एक बार फिर से ये चीज़ बोल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास अगर यूनिट मास है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, वहाँ से मुझे उसे कहाँ लाना है कि अर्थ के सेंटर से किसी r डिस्टेंस पर, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और जितना हम वर्क करेंगे वो वर्क कितना होगा, -GME/r इतना होगा। तो ये जितना वर्क हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, और उसे हम फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, और उसका जो यूनिट हुआ वो क्या हो गया, जूल पर किलोग्राम। पर यूनिट मास जो वर्क हुआ वो जूल पर किलोग्राम, मतलब कि हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से वो चीज़ को कहाँ पर लाते हैं, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर लाते हैं, और उसके लिए जो वर्क करते हैं उतनी उसको एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी है उसे हम बोलेंगे उसका पोटेंशियल। ठीक है, और अगर हम ऐसे बोले कि m मास को अगर लाना है, तो ऐसे मतलब हो गया ना फॉर्मूला कि यूनिट मास को अगर हम लाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, फाई जितना। तो अगर हम m मास को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो क्या हुआ फॉर्मूला m × फाई, और उसे ही हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम m मास के लिए लिखते हैं तो क्या बोलना है आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर सिर्फ यूनिट मास के लिए ये फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर m = 1 है। ठीक है, तो अगर हम उसके लिए लिखते हैं तो उसको सिर्फ आप बोलेंगे पोटेंशियल। दोनों में इतना डिफरेंस है। और यहाँ पर फाई की ये वैल्यू रख दीजिए तो आपकी जो फॉर्मूला है वो आ जाएगी -GMEm/r। ठीक है, तो ऐसे हम इसे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास उसके लिए एग्जाम्पल है 8.3। ओके, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स placed at the vertices of a square of side L. Also obtain the potential at the center of the square. आपको क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसकी जो साइड्स है उसकी लेंथ क्या है, L है, और इसकी जो वर्टाइसिस है उस पर क्या लिया हुआ है, m मास। ओके, 4 पार्टिकल्स लिए हैं, मास जो है उसे हम m बोल देते हैं, और उसके लिए हम पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले तो कंसीडर 4 masses, each of mass m at the corners of a square whose length is L। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबका अगर मैं नाम लिख दूँ 1 2 3 4, ऐसे हम नाम ये 1 2 3 and 4, ठीक है, ऐसे हम इसको दिखा देते हैं। ये जो पूरा जो डिस्टेंस है L है, ये L है, जो चारों 4
हमें दिए हुए हैं वो सारे जो डिस्टेंस है वो L हो जाएंगे, ठीक है। ओके, पहले तो यहाँ पर मुझे फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल मुझे फाइंड करनी है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी V क्या होगी। तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास अगर 4 टोटल जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं, चारों पर m मास रखा हुआ है, तो उसका मतलब ये हुआ कि मुझे टोटल कितनी यहाँ पर सिस्टम बनेंगी वो फाइंड करनी पड़ेंगी, और उनकी जो भी सिस्टम बनती है उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और सबका क्या करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी सिस्टम बनेगी, अगर टोटल 4 जो है चारों कॉर्नर पर हमने मास m रखा हुआ है 1, 2, 3 एंड 4 पर, तो कितनी सिस्टम बनेगी, 1 एंड 2 की एक सिस्टम, फिर 1 एंड 3, 1 एंड 4, ओके। फिर कौन सी बनेगी, 2, 3, 2, 4 और 3 एंड 4, इतनी टोटल सिस्टम बनेंगी, ओके। तो टोटल जो है वो क्या होगा, 1, 2 सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1, 3 की प्लस 1, 4 प्लस 2, 3 प्लस 2, 4 प्लस 3, 4, इतनी टोटल जो है सिस्टम बनेंगी, और उनकी जो है मैंने फॉर्मूला लिखी है, ओके। अब जो है 1 एंड 2 के बीच में हमारे पास आपको पता है कि क्या फॉर्मूला है ओरिजिनल, -GME_m/r, ठीक है। r जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पर अर्थ नहीं है, 2 मास है, मतलब हम m1 m2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए सब यहाँ पर जो लिखे हैं वो सबके मास इक्वल है, तो m इंटू एम मतलब m² हो जाएगा। तो सब फॉर्मूला में क्या आएगा, -GM²/r, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस। तो देखिए पहली चीज़ मैं लिखूँ 1 एंड 2 के बीच के में, तो क्या होगी, -GM²/1 एंड 2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, L। फिर आप बात कीजिए 1 एंड 3, तो डायगोनल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से सोच सकते हैं, ये डिस्टेंस L है, ये L है, तो 1 एंड 3 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2L हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम अगर फॉर्मूला लगाए तो -GM² क्या डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, √2L। फिर 1 एंड 4 के लिए लिखेंगे तो दोनों पर मास तो m ही है, मतलब -GM² डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, L। उसके बाद किसके लिए बात करेंगे, 2 एंड 3 के लिए बात करेंगे, तो वहाँ पर भी डिस्टेंस क्या है, मैं यही फॉर्मूला लिख रही हूँ, सिर्फ डिस्टेंस ही अलग अलग है, वही आपको सोचना है, ठीक है। फिर 2 एंड 4 के लिए फिर ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया, तो वो भी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, √2L, ठीक है। फिर 3 एंड 4 के लिए डिस्टेंस क्या है, L है, ओके। यहाँ पर अगर आप बात करें तो -GM²/L कितनी टाइम्स है, 1, 2, 3 एंड 4, तो ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम GM²/L है, और ये GM²/√2L कितनी टाइम है, 2 टाइम, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम GM²/√2L। आपको पता है 2 = √2 × √2, तो एक √2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या बचा, -4GM²/L। यहाँ पर क्या हुआ, -√2GM²/L। आप यहाँ से जो है वो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, -GM²/L कॉमन निकाल सकते हैं, तो पहले में से 4 बच गया और आगे क्या बचा, √2। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, है ना। जो आपको टोटल जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रही थी वो आपको मिल गई। दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, इसका जो सेंटर है, सपोज ये सेंटर O, तो वहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट मास, पर यूनिट मास हमने जो वर्क डन किया, यूनिट मास को वहाँ पर लाने के लिए जो हमने वर्क डन किया उतनी उसमें एनर्जी स्टोर होगी, और उसे हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो आप हमेशा ये दिमाग में रखना कि यहाँ पर पोटेंशियल किसकी वजह से मिलेगा, तो टोटल जितने भी यहाँ पर हमने पॉइंट मासेस रखे हुए हैं सबकी वजह से मिलेगा, इसकी वजह से भी मिलेगा, इसकी वजह से भी मिलेगा, ये और ये चारों की वजह से मिलेगा। सपोज़ मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे पास सपोज़ ये एक अर्थ है, और एक सपोज़ मैंने एक अर्थ ले ली, और दूसरी जो चीज़ है वो मैं अगर मार्स ले रही हूँ, और यहाँ पर मैं अगर कोई चीज़ बात करूँ, मेरे पास यूनिट मास है, तो
उसका मतलब ये हुआ कि इसकी यहाँ पर जो मुझे टोटल जो पोटेंशियल मिलेगा वो किस चीज़ की वजह से मिलेगा, इसकी वजह से भी मिलेगा और इसकी वजह से भी मिलेगा। तो मतलब टोटल पोटेंशियल अगर मैं फाइंड करती हूँ तो यहाँ से ये डिस्टेंस अगर r1 है और ये डिस्टेंस अगर r2 है तो हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ क्या होगा, तो माइनस जी एम ई अपॉन क्या डिस्टेंस लेना पड़ेगा r1, है ना। और इसकी वजह से मास की वजह से क्या मुझे मिलेगा, माइनस जी एम एम अपॉन क्या डिस्टेंस होगा r2, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, टोटल ही लेना पड़ेगा। मतलब जितने भी यहाँ पर ऐसे पॉइंट मासेस है सबकी वजह से वहाँ पर पोटेंशियल मिलेगा और उसका मुझे क्या करना है, टोटल करना है। तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल जो है वो टोटल कितने यहाँ पर पॉइंट मासेस है, 4 है, तो चारों की वजह से मिलेगा तो मैं 4 टाइम लिख सकती हूँ, प्लस लेने की वजह मैंने 4 टाइम लिख दिया। और उसकी फॉर्मूला क्या थी, माइनस जी एम ई अपॉन आर थी, तो वही फॉर्मूला लगानी है। माइनस जी एम ई की जगह पर कौन है, एम है, अपॉन आर मतलब ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये जो वर्टाइसिस है वहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो हमें पता है, सपोज मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि हियर ये जो डिस्टेंस है 1 से O का डिस्टेंस, 2 से O का डिस्टेंस, 3 से O का डिस्टेंस और 4 से O का डिस्टेंस, वो कितना होगा, तो ये जो पूरी वर्टाइसिस है वो मुझे पता है √2L है, तो उसका हाफ हो जाएगा सेंटर तक का डिस्टेंस, मतलब क्या हो जाएगा √2L/2, मतलब कि L/√2 ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा आंसर, 4 टाइम माइनस जी एम अपॉन आर, वेर आर इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, L अपॉन √2, तो √2 ऊपर जाएगा, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा -4√2 जी एम अपॉन L। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक बात करेंगे। ये जो पूरा जो सम करवाया है मैंने वो आप फिर से एक बार लिख लेना, तो आपको ये सब आ जाएगा। ठीक है।